नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो चलिए बिना देर के बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन से दोस्तों कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। अथवा में है भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताएं बताएं अथवा भारत शासन अधिनियम जो 1919 है उसका प्रमुख विशेषताएं बताएं, तो आपको इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं आपको जो आंसर बता रहा हूं दोस्तों, आप उस आंसर को लिखिएगा, आपके जो है एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसको भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस समय जो मॉन्टेग्यू था वो भारत का सचिव था और जो चेम्सफोर्ड था ये भारत का वायसराय था, इसीलिए इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पड़ा और इसे जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहली बार जो है भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिला था। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसमें भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देने का प्रावधान था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम को लाने के पीछे जो उद्देश्य था दोस्तों वो ये था कि प्रशासनिक क्षेत्रों में भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदारी दिया जाएगा। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यह कहा गया था कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी दिया जाएगा। इस प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को लाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता है वो ये कि भारतीयों को जो है प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी देना। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, इसको समझना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाकर लाया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको समझने से पहले जो पहली बात आपको ध्यान रखनी वो ये है कि भारत में उस समय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए शक्ति को जो है दो भागों में बांटा गया था, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल का मतलब है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार में जो प्रमुख व्यक्ति था, जो प्रमुख प्रधान था, उसको वायसराय कहा जाता था। दोस्तों, वायसराय मान लो अभी के समय में प्रधानमंत्री, तो जो अभी प्रधानमंत्री है ना उस समय वायसराय था। वायसराय का एक काउंसिल होता था यानी मंत्री परिषद होता था और इसमें टोटल 8 मेंबर थे। 8 मेंबर में से दोस्तों 5 जो है ब्रिटिश थे और 3 भारतीय थे। तो यहाँ पर जब भी कोई विधि का निर्माण करना हो तो ऐसे में ब्रिटिश के पास बहुमत था, तो जब चाहे तब वह जो है कोई भी कानून को पारित करवा सकता था। तो ऐसे में यहाँ पर जो 3 सदस्य भारतीयों को चुना गया था उनके पास कोई शक्ति ही नहीं थी, क्योंकि वह जो है किसी भी काम को बाधित ही नहीं कर सकता था। जब चाहे अंग्रेज कोई भी विधि को पारित कर लेता था बहुमत से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो है भारतीयों को कोई शक्ति नहीं दिया गया था। तो कहाँ दिया गया था? प्रांतीय स्तर पर दिया गया था। तो कैसे दिया गया था हम जो है नीचे डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले जो है आपको एक बातें और समझनी वो ये है कि काउंसिल को चलाने के लिए केंद्रीय विधानमंडल था। केंद्रीय विधानमंडल का मतलब है इसको 2 भागों में बांटा गया था, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। वर्तमान समय में मान लो लोकसभा और राज्यसभा। तो जो प्रथम सदन था उसको जो है लोअर हाउस कहा जाता था यानी निम्न सदन, और जो द्वितीय सदन था उसको अपर हाउस कहा जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया था और प्रथम सदन और द्वितीय सदन का काम क्या था? इसका काम था विधि का निर्माण करना। तो इस प्रकार से सेंट्रल लेवल पर जो है भारतीयों को कोई शक्ति नहीं था। अब हम लोग समझते हैं कि स्टेट लेवल पर भारतीयों को किस प्रकार से शक्ति मिला था। तो जो प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को शक्ति मिला था दोस्तों वो इस प्रकार से मिला था, जैसे प्रांत का प्रमुख व्यक्ति जो होता था, प्रमुख प्रधान जो होता था, उसको गवर्नर कहा जाता था। और जब भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था तो ऐसे में लगभग 8 राज्यों में यानी 8 प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। और जब द्वैध शासन व्यवस्था 1919 में लागू किया गया था तो ऐसे में अंग्रेज अधिकारी और भारतीय निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रांत में शासन व्यवस्था चलानी थी। तो इसीलिए जो है इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेज और भारतीय मिलकर प्रांतों में शासन व्यवस्था को चलाएंगे। इसको समझने से पहले दोस्तों
पहले ये समझना होगा कि शक्ति का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। शक्ति का विभाजन जो है 3 स्तर पर किया गया था। पहला था केंद्रीय सूची, दूसरा था प्रांतीय सूची और तीसरा था विभाजित सूची। जैसे कि वर्तमान समय में हम लोगों के कितने सूची है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसी प्रकार से उस समय केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और विभाजित सूची बनाया गया था। तो जो केंद्रीय सूची था, यहाँ पर जो है केवल केंद्र सरकार कानून या विधि बनाती थी। जो प्रांतीय सूची था दोस्तों, यहाँ पर केवल प्रांतीय सरकार कानून या विधि बनाती थी। इसी प्रकार जो तीसरा था विभाजित सूची, इस पर जो है प्रांत और केंद्र दोनों कानून व्यवस्था को बनाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शक्ति दिया गया था भारतीयों को, वो प्रांतीय सूची में दिया गया था। इस प्रकार से प्रांत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रांतीय विधानमंडल का गठन किया गया था, जहां पर अंग्रेज के मनोनीत सदस्य होते थे और भारत के निर्वाचित सदस्य, और इस प्रकार से प्रांतों में शासन व्यवस्था को चलाया गया था। और जो प्रांतीय सूची था दोस्तों, प्रांतीय सूची में जो है कुछ ऐसे विषय था जिन पर जो है केवल अंग्रेजों का अधिकार था, तो कुछ ऐसे विषय था जिन पर केवल भारतीयों का अधिकार था। कैसे? तो प्रांतीय सूची को भी जो है 2 भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय था, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण है सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया था, जैसे वित्त, जैसे सिंचाई, जैसे कानून व्यवस्था, यानी कि भू राजस्व को वसूली करना, सिंचाई से संबंधित कानून बनाना या अन्य कानून प्रांत में बनाना, ये सभी जो है किसके अधीन था? तो अंग्रेज अधिकारी के अधीन रखा गया था। जो हस्तांतरित विषय था दोस्तों, हस्तांतरित विषय में जो है भारत के जो निर्वाचित सदस्य होते थे, उनके द्वारा जो है विधि का निर्माण किया जाता था। उनके द्वारा जो है इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित था, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है भारतीयों का अधिकार था, भारतीय निर्वाचित सदस्यों का अधिकार था। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो ना कि प्रांत में भी अगर भारतीयों को अधिकार दिया गया तो कम महत्वपूर्ण विषयों पर दिया गया, और जो महत्वपूर्ण विषय था प्रांत में, उन पर जो है किसका अधिकार था? ब्रिटिशर्स का ही था। तो इस प्रकार से जो है केवल नाम का यहाँ पर शासन व्यवस्था दिया गया था भारतीयों को। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताएं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इसके जो है एक विशेषताएं नहीं थी दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताएं थी। जैसे कि पहला है द्वैध शासन। तो हम लोग पहले समझते हैं द्वैध शासन क्या था। द्वैध शासन का मतलब है प्रांतीय स्तर पर शासन व्यवस्था में भारतीयों को भागीदारी दिया जाना, ताकि प्रांतीय स्तर पर अंग्रेजों के गवर्नर और उनके मंत्री और भारतीय निर्वाचित मंत्रियों द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। यानी द्वैध शासन का मतलब यह है दोस्तों कि प्रांत में जो है अब शासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? प्रांत में जो है अब शासन अंग्रेज अधिकारी और भारतीय निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चलाया जाएगा। पहले जब द्वैध शासन व्यवस्था नहीं लागू किया गया था, उस समय केवल अंग्रेज अधिकारी ही प्रांत में भी शासन व्यवस्था चलाती थी। लेकिन जब प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया तो ऐसे स्थिति में प्रांत में अब जो है अंग्रेज अधिकारी और भारतीय निर्वाचित सदस्य शासन व्यवस्था को चलाएगी। इस प्रकार से प्रशासन के क्षेत्रों में पहली बार भारतीयों को अधिकार दिया गया। इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसमें कुछ विषयों पर गवर्नर का और कुछ विषयों पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण था। तो जब भारत के 8 प्रांतों में जो है द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया तो ऐसे स्थिति में जो है भारतीयों को प्रशासन के क्षेत्रों में अधिकार दिया गया। कुछ ऐसे विषय थे जिन पर जो है अंग्रेज का अधिकार था, तो कुछ ऐसे विषय प्रांत में थे जिन पर जो है भारतीय निर्वाचित सदस्यों का नियंत्रण था। जैसे कि दोस्तों शक्ति का विभाजन 3 स्तर पर किया गया था। जैसे कि हमने आपको बताया, पहला जो था वो था केंद्रीय सूची, दूसरा जो था वो था प्रांतीय सूची, और जो तीसरा था वो था विभाजित सूची। तो इस प्रकार से जो है 3 स्तर पर शक्ति का विभाजन किया गया था। केंद्रीय सूची में जो है केवल केंद्र सरकार विधि का निर्माण करती थी। प्रांतीय सूची जो था, प्रांतीय सूची में केवल प्रांत सरकार बनाती थी विधि। और तीसरा जो विभाजित सूची था दोस्तों, इस पर केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों मिलकर विधि बनाती थी। भारतीय मंत्रियों को केंद्रीय सूची में कोई भागीदारी नहीं मिली थी, केवल प्रांतीय सूची में भागीदारी मिली थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है केंद्र के स्तर पर भारतीयों को कोई भी अधिकार मिला ही नहीं था, केवल जो है प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को अधिकार मिला था। इसीलिए यहाँ पर प्रांतीय सूची में ही केवल भारतीयों को अधिकार मिला था। प्रांतीय सूची को भी दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो था वो था आरक्षित विषय, और जो दूसरा था वो था हस्तांतरित विषय। जैसे कि हमने आपको बताया, जो आरक्षित विषय था
इस पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण था, जबकि हस्तांतरित विषय पर केवल भारतीयों का नियंत्रण था। अब देखते हैं कि आरक्षित विषय क्या था और फिर देखेंगे हस्तांतरित विषय क्या था। तो आरक्षित विषय का मतलब है, आरक्षित विषय एक महत्वपूर्ण विषय था जिसमें वित्त, भू राजस्व, सिंचाई और कानून व्यवस्था का निर्माण करना था। यानी आरक्षित विषय जो था दोस्तों प्रांत में, यहाँ पर वित्त, भू राजस्व, सिंचाई और कानून व्यवस्था बनाने का जो शक्ति था वो अंग्रेज अधिकारी के पास था। इसमें जो है अंग्रेज के मनोनीत सदस्य को सम्मिलित किया गया था, जो वित्त, सिंचाई से संबंधित कानून बनाने और निर्णय लेने का शक्ति प्राप्त था। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज के मनोनीत सदस्य था, मनोनीत सदस्य का मतलब होता है यहाँ पर अंग्रेजों को निर्वाचन के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि उनके अधिकारियों के द्वारा ही अंग्रेजों को चुना गया था। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज के मनोनीत सदस्य था वह जो है प्रांत में जो महत्वपूर्ण विषय था, वित्त, सिंचाई, कानून बनाने वाला, इन सभी क्षेत्रों में निर्णय लेता था और इन सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने का शक्ति जो है इस प्रकार से अंग्रेजों के पास था। और जो दूसरा था दोस्तों वो था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो है क्या क्या आता था, जैसे कि हमने आपको बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन। जो कम महत्वपूर्ण विषय था उनको जो है हस्तांतरित विषय में रखा गया था। अब देख रहे हो ना कि अंग्रेज कितना चालाक था, भारतीयों को केवल लुभाने के लिए जो है कहा था प्रांतीय स्तर पर जो है हम भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदारी देंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था भू राजस्व को कलेक्ट करने का, वो तो अधिकार वही रखा था। जो कम महत्वपूर्ण के विषय थे उनको जो है भारतीयों को दिया गया। इसमें भारतीय निर्वाचित सदस्यों को रखा गया था जो शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित कानून बनाने और निर्णय लेने का शक्ति प्राप्त था। इस प्रकार से जो कम महत्वपूर्ण विषय था दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कानून बनाने या निर्णय लेने का शक्ति जो है केवल भारतीयों के पास था। हालांकि इन विषयों पर भी अंतिम निर्णय गवर्नर का ही होता था। इस तरह से भारतीयों को द्वैध शासन के नाम पर केवल नाम मात्र का शक्ति दिया गया था, यह प्रशासन में भागीदारी मिला था। इस प्रकार से जो है अगर मान लो भारतीयों के द्वारा कोई भी कानून बना दिया गया है तो अंतिम निर्णय जो है गवर्नर का ही होता था। तो अगर गवर्नर के हित में नहीं होता था वो कानून, तो उस कानून को वो जो है पारित ही नहीं करता था, अपने वीटो शक्ति का प्राप्त करके उस कानून को ही रद्द कर देता था। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीयों को जो है केवल नाम मात्र का शक्ति दिया गया था, वास्तविक शक्ति जो है प्रांत में गवर्नर जनरल के पास ही था। दूसरा जो पॉइंट है वो है विधानमंडल में सुधार। विधानमंडल में क्या सुधार किया गया था इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। विधानमंडल में सुधार इस तरह से किया गया कि केंद्र के स्तर पर केंद्रीय विधानमंडल और प्रांत के स्तर पर प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। जैसे कि हमने बताया आपको कि शक्ति का विभाजन जो है दो स्तर पर किया गया, सेंट्रल और स्टेट। तो जो केंद्रीय विधानमंडल था उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया था, और जो प्रांतीय विधानमंडल था यहाँ पर जो प्रांत विषय था यानी प्रांतीय विषय, उसमें जो शक्ति है गवर्नर के पास था और उनके जो अधिकारी थे उनके पास भी था, और भारत के निर्वाचित सदस्यों के पास भी था। जो केंद्रीय विधानमंडल था उनको भी दो भागों में बांटा गया था, जैसे कि निम्न सदन लोअर हाउस और उच्च सदन यानी अपर हाउस। केंद्रीय विधानमंडल में आपको यह समझना है कि केंद्रीय विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया था। जैसे हमने आपको बताया था निम्न सदन जिसे लोअर हाउस कहा जाता था और उच्च सदन जिसे अपर हाउस कहा जाता था। वर्तमान समय में मान लो निम्न हाउस का मतलब है लोकसभा और उच्च सदन का मतलब मान लो अभी के समय में राज्यसभा। तो जो लोअर हाउस था दोस्तों यानी कि निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा भी कहा जाता था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 145 थी, जिनमें से कुछ सदस्य मनोनीत थे और कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के द्वारा चुना गया था। इसमें शामिल सदस्यों का कार्यकाल कितना था, तो 3 वर्षों तक था दोस्तों। आपको इसमें पहली बात जो समझनी वो ये है कि जो लोअर हाउस था इसमें टोटल 145 मेंबर थे। 145 मेंबर में दोस्तों कुछ सदस्य मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब अंग्रेजों के अधिकारियों द्वारा चुना गया था। तो कुछ ऐसे सदस्य थे जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि मान लो प्रांतों में जनता द्वारा जो सदस्यों को निर्वाचित किया गया है वही सदस्य जो है अब इन सदस्यों का चुनाव करेगा। जैसे कि वर्तमान समय में मान लो हम लोग जब वोट देते हैं तो लोकसभा का वोट होता है, राज्यसभा तो हम लोग वोट नहीं देते हैं ना। तो जब हम लोग लोकसभा का वोट देते हैं, जब हम उनके सदस्यों को चुनते हैं तो वही सदस्य जो है अब किसको चुनेगी, राज्यसभा के सदस्यों को चुनेगी। इस प्रकार से जो प्रांत में सदस्य को चुना गया था वही सदस्य अब जो है सेंट्रल लेवल पर यानी निम्न सदन के सदस्य को चुनेगा।
इस सदन के सदस्यों का जो कार्यकाल था दोस्तों वो 3 वर्षों के लिए था। उदाहरण के लिए आपको एक बात और समझनी है कि यहाँ पर जो 41 मेंबर था वो मनोनीत था और 104 मेंबर जो है निर्वाचित था। तो इस प्रकार से कितना हो गया 145 मेंबर। दूसरा जो है वो है उच्च सदन। उच्च सदन का मतलब है अपर हाउस। उच्च सदन को राज्य परिषद भी कहा जाता था। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि उस समय जो अपर हाउस था उसको राज्य परिषद भी कहा जाता था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 60 थी, जिनमें से कुछ सदस्य जो है मनोनीत था तो कुछ सदस्य का जो है निर्वाचन किया गया था। इनमें केवल पुरुष सदस्य को शामिल किया गया था, महिलाओं को नहीं। उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना था तो 5 वर्षों के लिए था। इसमें पहली बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि जो उच्च सदन था यानी अपर हाउस था जिसे राज्य परिषद कहा जाता था, इसमें टोटल जो है 60 मेंबर थे और 60 मेंबर में से कुछ मनोनीत थे तो कुछ जो है निर्वाचित थे। और इसका जो कार्यकाल था दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता था। और एक बात और जो ध्यान रखनी वो ये है कि यहाँ पर जो है केवल पुरुषों को जो है चुना गया था, महिलाओं को यहाँ पर कोई स्थान नहीं था। उदाहरण के लिए आपको समझनी है कि लगभग यहाँ पर 26 मनोनीत सदस्य था और जो है 34 निर्वाचित सदस्य था। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्रांतीय विधानमंडल। प्रांत के स्तर पर यह सुधार किया गया था कि प्रांतीय विधानमंडल में 70% भारतीय सदस्यों का चुनाव किया जाना था। प्रांत के स्तर पर यह सुधार किया गया था दोस्तों कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था तो उसमें कहा गया था कि प्रांत स्तर पर जो है 70% जो है केवल भारतीय सदस्य होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन का भी अधिकार दिया गया था। यहाँ पर जो है व्यवहारिक रूप में क्या कहा गया था, अंग्रेजों ने कहा कि हम पृथक निर्वाचन को बढ़ावा नहीं देंगे, हम इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन अंदर से जो है ये पृथक निर्वाचन को बढ़ावा दे रहा था क्योंकि सभी जाति के लिए यहाँ पर जो है सीट आरक्षित की गई थी। इस तरह से यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन के कारण भविष्य में सांप्रदायिकता बढ़ी और महिलाओं को भी यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। विधान परिषद में बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था। यहाँ पर जो है विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता थी। यहाँ पर कहा जाता है कि महिलाओं को भी जो है पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था, जो बहुत बड़ी बात है। मान लो विधान परिषद में बजट पेश किया जा रहा है लेकिन भारतीय सदस्य चाह रहा है कि हम बजट का अस्वीकार करेंगे, तो ऐसे स्थिति में जो है इसको अगर चाहे गवर्नर तो इन्हें पुनः बहाल कर सकता था। इस प्रकार से प्रांत में अगर भारतीय सदस्यों को शक्ति दिया गया था तो केवल नाम मात्र का शक्ति था, अंतिम शक्ति जो है गवर्नर के पास ही होता था। लास्ट है 5वां गवर्नर की शक्तियां, यानी गवर्नर का क्या शक्तियां था। गवर्नर जैसे चाहे मंत्रियों को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। इतना ही नहीं, वित्त पर पूर्ण नियंत्रण जो है गवर्नर का ही था। विधान परिषद कानून निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी जो है गवर्नर की सहमति आवश्यक थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि गवर्नर जो है जब चाहे जिसे चाहे मंत्रियों को जो है किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। इतना ही नहीं, वित्त से संबंधित जो है पूरा नियंत्रण किसके पास था तो गवर्नर जनरल के पास ही था। विधान परिषद में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है भारतीय सदस्यों द्वारा शुरू तो की जा सकती थी, लेकिन जो है उसे अगर गवर्नर सहमति नहीं देता था तो वह कानून रद्द हो जाती थी। गवर्नर को विधेयक पर जो है वीटो शक्ति का भी अधिकार था। जब इनको वीटो शक्ति का अधिकार था, अगर मान लो कोई विधि पारित नहीं करना है, यह जो है वीटो शक्ति का जो है प्रयोग करके उस विधि को वहीं दबा देता था। इस तरह से जो है गवर्नर के पास अध्यादेश भी जारी करने का अधिकार था। यही कारण है कि प्रांतीय स्तर पर भारतीय सदस्य होने के बावजूद भी अंतिम निर्णय जो है गवर्नर का ही होता था। इस प्रकार से प्रांतीय स्तर पर जो है भारतीय सदस्य होने के बावजूद भी अंतिम जो निर्णय होता था वो गवर्नर का होता था। निष्कर्ष लिखना है आपको, यह अधिनियम भारतीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार से जो भारतीय अधिकारी था, जिस प्रकार से शक्ति मिलने की अपेक्षा की गई थी उस प्रकार से इनको शक्ति नहीं मिला था, लेकिन इस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों में राष्ट्रवाद के भावना को जागृत किया और भारतीय स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप कंप्लीट मेजर पेपर 6 का जो है प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके कंप्लीट मेजर पेपर 6 का आंसर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।